तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत सुबह की भागदौड़ के साथ होती है। वृंदा ऑटो में सफर कर रही होती है, लेकिन उसका मन घर पर ही अटका हुआ होता है। वो फोन पर अंगद से माफी मांगती है कि उसे अचानक घर परिवार छोड़कर निकलना पड़ा। दूसरी तरफ अंगद एक बेहतरीन जीवन साथी की भूमिका निभाते हुए बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहा होता है। अंगद वृंदा की उलझन को दूर करते हुए उसका हौसला बढ़ाता है। वो उसको याद दिलाता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ हमेशा सिखाती थी कि काम ही असली पूजा है। इधर वृंदा बताती है कि फिजियोथेरेपी का एक बहुत जरूरी सेशन आ गया था, जिसे वो मना नहीं कर पाई। तभी अंगद उसकी मजबूरी और उसके पेशे का सम्मान करता है। वह खुशी खुशी बच्चों को स्कूल छोड़ने और अपनी जॉब पर जाने की जिम्मेदारी ले लेता है, ताकि वृंदा बेफिक्र होकर अपना काम कर सके। दूसरी तरफ बातों का सिलसिला जैसे ही मां पर आता है, दोनों की आवाज में एक अजीब सी तड़प आ जाती है। वृंदा और अंगद दोनों के ही जहन में बस एक ही सवाल होता है कि मां कैसी होंगी और कहाँ होंगी। इधर अंगद का दिल गवाही दे रहा होता है कि मां इसी शहर में है, लेकिन उन्हें ढूंढने का कोई सिरा नहीं मिल रहा। फिर अंगद वृंदा से वादा करता है कि वो शहर का कोना कोना छान मारेगा, लेकिन अपनी मां को ढूंढ कर ही दम लेगा। वृंदा भी अंगद को दिलासा देती है कि जिस ईश्वर ने बच्चों को दादी से मिलवाया, वो उन्हें भी जल्द ही मिलवाएगा। दूसरी तरफ कहानी में एक रोमांचक मोड़ तब आता है जब वृंदा अपने क्लाइंट के पास पहुंचती है। इधर फोन रखते हुए अंगद को एक अजीब सा इंट्यूशन होता है, जैसे माँ उनके बेहद करीब है। और अंगद का यह एहसास गलत भी नहीं होता। ठीक उसी वक्त उसी इमारत में तुलसी के भी कदम पड़ते हैं। किस्मत देखिए, सास और बहू एक ही वक्त पर एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, लेकिन एक दूसरे से अनजान। इसके बाद वृंदा अपने क्लाइंट के केबिन में जाती है, जहां उसे उनकी फिजियोथेरेपी शुरू करनी है। जैसे वो अंदर जाती है, चपरासी बाहर से दरवाजा बंद कर देता है। बस कुछ ही पलों के बाद तुलसी वहां पहुंचती है। उसे उसी मैनेजर से मिलना होता है जिसका इलाज वृंदा कर रही है, लेकिन वो बंद दरवाजा दोनों के मिलन के बीच दीवार बन जाता है। तुलसी को अंदाजा भी नहीं होता कि उस दरवाजे के पीछे उसकी अपनी बहू मौजूद है। इधर जब चपरासी तुलसी को बताता है कि सेशन में अभी 1 घंटा लगेगा, तो तुलसी के पास रुकने का वक्त नहीं होता। उसे अपने काम के लिए भी जाना होता है। तो मजबूरी में तुलसी एक कार्ड पर अपना नाम और नंबर लिख देती है। वह चपरासी को ताकीद करती है कि यह जानकारी साहब तक पहुंचा दी जाए, और बताती है कि उसका बात करना बेहद जरूरी है। फिर तुलसी अपना निशान छोड़कर वहां से चली जाती है। इसके बाद दूसरी तरफ पियोन ऑफिस में साहब की टेबल पर तुलसी का कार्ड रखता है, जिस पर उसका नंबर और नाम लिखा होता है। वृंदा उसी कमरे में फिजियोथेरेपी कर रही होती है, लेकिन उसकी नजर टेबल पर रखे उस कार्ड पर नहीं पड़ती। वो अपनी सास के संपर्क से बस एक नजर दूर रह जाती है। दूसरी तरफ वीरानी हाउस में मेड मिताली से छुट्टी मांगती है। मिताली उस पर चिल्लाती है और कहती है कि अगर वो छुट्टी पर गई तो टिम्सी को कौन संभालेगा। वो मेड पर आरोप लगाती है कि उसने पहले नहीं बताया और अब अचानक छुट्टी मांग रही है, इसलिए वो उसे जाने नहीं देगी। तभी इतने में ऋतिक वहां पहुंचता है और मिताली को आईना दिखाता है। वो याद दिलाता है कि मेड ने 1 महीने पहले ही अपनी बेटी के स्कूल फंक्शन के लिए छुट्टी मांगी थी। ऋतिक समझाता है कि जो औरत अपनी बेटी को छोड़कर उनकी बेटी पाल रही है, वो एक दिन की छुट्टी की तो हकदार है। इधर मिताली को यह बात चुभ जाती है। वो ऋतिक को बिजनेस संभालने की नसीहत देती है और घर के मामलों से दूर रहने को कहती है, लेकिन ऋतिक इंसानियत के नाते मिताली की मर्जी के खिलाफ जाकर मेड को छुट्टी दे देता है। इधर मेड के जाने के बाद घर का माहौल जंग के मैदान में बदल जाता है। मिताली आग बबूला हो जाती है कि ऋतिक ने एक नौकरानी के सामने उसे नीचा दिखाया। वो ऋतिक पर एक ऐसा वार करती है जो किसी भी पिता को तोड़ दे। वो कहती है कि उनकी बेटी को जो भी कुछ मिला है, वो ऋतिक की कमाई से नहीं, बल्कि मिहिर की दौलत से मिला है। इसके बाद ऋतिक और मिताली के बीच झगड़ा बहुत बढ़ जाता है और दोनों एक दूसरे पर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इसी बीच उनकी बेटी जो दूर खड़ी होती है, ये सब देखकर बुरी तरह डर जाती है। तभी मिहिर नीचे आता है। वो देखता है कि ऋतिक और मिताली लड़ रहे हैं और बच्ची डरी हुई है। तो स्थिति को संभालने के लिए मिहिर जानबूझकर कहता है, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम दोनों झगड़ने की। उसका मकसद सिर्फ बच्ची के मन से डर निकालना होता है। इसके बाद मिहिर बच्ची को गोद में उठा लेता है और उसको समझाता है कि उसके मम्मी पापा सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। ऋतिक भी अपनी बेटी के पास आता है और कहता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, ये सब नाटक था। फिर मिहिर बच्ची का ध्यान बटाने के लिए उससे कहता है कि वो अभी उसके कमरे में जाए, जहां दादू आकर उसे बहुत सारा मैजिक दिखाएंगे। इस तरह बहला फुसलाकर मिहिर बच्ची को वहां से भेज देता है, ताकि वो अपने माता पिता की लड़ाई ना देख सके। इधर बच्ची के जाते ही मिहिर ऋतिक और मिताली को फटकारता है कि बच्ची के सामने लड़ते हुए उनको शर्म आनी चाहिए। ऋतिक माफी मांगता है और हाथ जोड़कर मिहिर से विनती करता है कि वो मिताली को समझाए। ऋतिक कहता है कि मिताली के चिल्लाने की वजह से उसे भी चिल्लाना पड़ता है और अब उससे ये रोज का तमाशा बर्दाश्त नहीं होता। इतना कहकर वो चला जाता है। इधर मिताली भी मिहिर को जवाब देती है कि लड़ाई की शुरुआत हमेशा उसका बेटा ऋतिक करता है, इसलिए उसे वो समझाए। इतना कहकर वो भी चली जाती है। तभी इतने में नॉयना वहां आती है। मिहिर उसको बताता है कि 6 साल पहले ऋतिक और मिताली की शादी करवाना एक बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि इन दोनों में कोई मेल ही नहीं है। इधर नॉयना शादी टूटने की बात पर भड़क जाती है। वो मिहिर को याद दिलाती है कि उसका एक बेटा पहले ही मिताली के साथ गलत कर चुका है, तो क्या अब वो ये शादी भी तोड़ना चाहता है। नॉयना कहती है कि घर टूटना अच्छी बात नहीं है और शादी का दूसरा नाम समझौता है, इसलिए वे दोनों एडजस्ट कर लेंगे। तो इस पर मिहिर नॉयना के दोहरे चरित्र पर करारा प्रहार करता है। वो पूछता है कि यह ज्ञान सिर्फ अपनी भतीजी के लिए है या सबके लिए।
मिहिर साफ करता है कि शादी का आधार समझौता नहीं बल्कि प्यार होता है। जहां प्यार है वहां बदलाव अपने आप होता है। लेकिन वो ये भी जानता है कि नोएना के लिए प्यार का मतलब सिर्फ कब्जा और हासिल करना है। फिर मिहिर नोएना को उसके खोखले रिश्तों का सच दिखाकर वहां से चला जाता है। इधर अकेले में नोएना मिहिर की कड़वाहट से हैरान तो होती है लेकिन टूटती नहीं। वो खुद से वादा करती है कि चाहे और 6 साल लग जाए लेकिन वो हार नहीं मानेगी। मिहिर को उसका होना ही पड़ेगा। दूसरे सीन की शुरुआत तुलसी के कलेक्टर ऑफिस पहुंचने से होती है। वो रिसेप्शनिस्ट से मिलने की गुजारिश करती है लेकिन बिना अपॉइंटमेंट वाले नियम की वजह से उसे मना कर दिया जाता है। तो तुलसी बिना बहस किए जाने लगती है और संदेश छोड़ने को कहती है। तभी इतने में कलेक्टर मुन्नी बाहर आती है और तुलसी को देखते ही उसका रुतबा पिघल जाता है। वो मलकिनी कहकर तुलसी के पैरों में गिर पड़ती है। एक कलेक्टर का ये समर्पण देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इधर मुन्नी तुलसी को गले लगाती है और रिसेप्शनिस्ट को डांटती है कि उन्हें क्यों रोका। मुन्नी सबके सामने ऐलान करती है कि तुलसी उसके लिए मां से बढ़कर है और उन्हें किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। इधर बाहर इंतजार कर रहे लोगों से मुन्नी सिर्फ 10 मिनट की मोहलत मांगती है जिसे वो खुशी खुशी मान लेते हैं। इसके बाद मुन्नी तुलसी को सम्मान के साथ अपने कैबिन में ले जाती है। इधर अंदर आकर कैबिन में लगी मुन्नी की उपलब्धियों और सर्टिफिकेट्स को देखकर तुलसी भावुक हो जाती है। उसे अपनी पुरानी गलती का एहसास होता है कि कैसे उसने एक होनहार लड़की को सिर्फ रसोई तक सीमित कर दिया था। लेकिन मुन्नी इधर अपनी कामयाबी का सारा श्रेय तुलसी के आशीर्वाद और उस रसोई से मिले संस्कारों को देती है। वो कहती है कि सेवा तो वो आज भी कर रही है, बस फर्क इतना है कि अब वो समाज की सेवा कर रही है। इसके बाद मुन्नी तुलसी को अपनी कलेक्टर की कुर्सी पर बैठने के लिए कहती है लेकिन तुलसी उसे रोक देती है। तुलसी उसको समझाती है कि यह कुर्सी सिर्फ एक ओहदा नहीं, जिम्मेदारी है जिसे मुन्नी ने अपनी मेहनत से कमाया है। वो मुन्नी को ही उस कुर्सी पर बिठाती है और उसको आशीर्वाद देती है। इधर मुन्नी भावुक होकर कहती है कि उसे यहां तक पहुंचाने वाली तुलसी ही है, जिन्होंने उसे घर से तो निकाला लेकिन उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। इधर बातों बातों में मुन्नी शांति निकेतन का जिक्र छेड़ देती है। उसे महाराज जी से पता चल चुका होता है कि तुलसी ने वो घर छोड़ दिया है। मुन्नी कहती है कि शांति निकेतन की पहचान तो तुलसी से ही थी, लेकिन तुलसी बहुत गहराई से जवाब देती है। वो कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो घर सिर्फ उससे था, क्योंकि वक्त और दुनिया किसी के रुकने से नहीं रुकते। तुलसी बताती है कि जब वो अकेली पड़ गई थी तब ठाकुर जी ने उसे हिम्मत दी। उसे महसूस हुआ कि ईश्वर चाहते हैं कि वो सब कुछ छोड़कर आगे बढ़े। इसी इशारे को मानकर उसने शांति निकेतन और अपना अतीत पीछे छोड़ दिया। वो मुस्कुराते हुए कहती है कि जब वो वापस लौटी तो उसे पता चला कि इस शहर की कलेक्टर कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी मुन्नी मंजरी है। तो उसने सोचा कि कलेक्टर साहिबा को प्रणाम कर लिया जाए। इसके बाद जब मुन्नी एग्जीबिशन का हाल पूछती है तो तुलसी एक बहुत बड़ा सच सामने रखती है। वो बताती है कि एग्जीबिशन में वीरानी परिवार भी मौजूद है, इसलिए उसने फैसला किया है कि वो वहां नहीं जाएगी। उसे अपनी लड़कियों की काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि वे सब संभाल लेंगी। इसके बाद मुन्नी जिद करती है कि तुलसी किसी गेस्ट हाउस में नहीं बल्कि उसके सरकारी आवास पर रहेगी, लेकिन तुलसी मना कर देती है। उसका कहना होता है कि उसके साथ बहुत सारी लड़कियां हैं और वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। मुन्नी कहती है कि वो सबका इंतजाम कर देगी, पर तुलसी अगली बार आने का वादा करके टाल देती है बात को। फिर जाते जाते तुलसी मुन्नी को एक बहुत प्यारी सीख देती है। वो कहती है कि उसे लोगों से पता चला है कि कलेक्टर मुन्नी अपने उसूलों की बहुत पक्की है और ये सुनकर उसे बहुत गर्व हुआ। फिर वो मुन्नी को सलाह देती है कि अपना काम हमेशा इसी ईमानदारी से करती रहे। जब तुलसी वहां से जाने लगती है और कहती है मैं चलती हूं, तो मुन्नी उसे टोकती है। वो याद दिलाती है कि आपने ही सिखाया था कि जाते वक्त चलती हूं नहीं बल्कि आकर जाती हूं कहते हैं। तो तुलसी अपनी पुरानी सीख याद करके मुस्कुराती है और अपनी गलती सुधारती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद दूसरी तरफ एपिसोड आगे बढ़ता है उसी कैबिन से जहां वृंदा अपने क्लाइंट का सेशन खत्म करती है। वो उन्हें आराम करने की सलाह देती है और अपनी फीस लेती है। जब वृंदा वहां से जाने लगती है तो टेबल से अपना फोन उठाते वक्त अनजाने में उसके फोन के साथ वो कार्ड भी चिपक कर आ जाता है जिस पर तुलसी का नाम और नंबर लिखा होता है। वृंदा अनजाने में अपनी सास का पता अपने बैग में रखकर ले जाती है, लेकिन अफसोस कि उसे इस बात की भनक तक नहीं लगती। दूसरे सीन की शुरुआत एग्जीबिशन से होती है जहां बाकी सारे स्टॉल्स पर भीड़ उमड़ रही होती है। वहीं वैष्णवी का स्टॉल बिल्कुल सूना पड़ा होता है। अपनी मेहनत को नजरअंदाज होते देख वैष्णवी घबरा जाती है। वो हताशा में तुलसी को वीडियो कॉल करती है और शिकायत करती है कि सामने वाले स्टॉल पर लोग मीठी बातों में ग्राहकों को फंसा रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या करें। तो तुलसी अपनी बच्चियों को टूटने नहीं देती। वो उनको याद दिलाती है कि जैसे गांव के मेले में वो अपने हुनर से सबका दिल जीत लेती थी, वही जादू उन्हें शहर में भी दिखाना है। तुलसी उन्हें समझाती है कि शहर के लोग गांव की मिट्टी की खुशबू और असली कला की बहुत कदर करते हैं। वो उन्हें हिम्मत देती है कि डरो मत, बस अपनी मेहनत और कला को पूरे गर्व के साथ दुनिया को दिखाओ। इधर वैष्णवी अपनी बात साबित करने के लिए कैमरा घुमाकर सामने वाले वीरानी स्टॉल की भीड़ दिखाती है। जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन पर मिहिर का चेहरा नजर आता है, तुलसी की सांसें थम जाती है। मिहिर को देखते ही पुरानी यादें और बिछड़ने का दर्द तुलसी के दिल में ताजा हो जाता है। वो अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पाती और तुरंत फोन काट देती है। उधर दूसरी तरफ एग्जीबिशन में एक महिला मिहिर के पास आती है। वो पुरानी पहचान निकालते हुए तुलसी की तारीफों के पुल बांध देती है। वो कहती है कि तुलसी कितनी मददगार और अच्छी इंसान है।
फिर वो महिला पूरे विश्वास के साथ कहती है कि मिहिर और तुलसी तो कभी अलग हो ही नहीं सकते, और फिर पूछती है कि क्या तुलसी भी यहाँ आई है। इधर मिहिर के लिए ये पल बहुत भारी पड़ जाता है। वो भारी मन से उस महिला को सच बताता है कि वो और तुलसी अब साथ नहीं है। ये सुनकर महिला हैरान रह जाती है। फिर मिहिर अपनी नम आंखों को छुपाने के लिए एक जरूरी कॉल का बहाना बनाता है और वहां से दूर चला जाता है। दूर खड़ी नयना मिहिर की इस बेचैनी को देख रही होती है। इधर मिहिर की इसी अकेलेपन और दर्द वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सके। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में। तब तक के लिए नमस्कार।